गुड आफ्टरनून हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम पढ़ेंगे। अब हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। हम रोज़मर्रा के कार्यों में, दिनचर्या के कार्यों में न किसी प्रकार से हम पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब वो पदार्थ किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में पढ़ा था पदार्थों के बारे में। वो धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं, और यही पदार्थ हमारे बहुत सारे कार्यों में हमारी मदद करते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो प्रकृति से हमें मिले हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब प्रकृति द्वारा हमें मिले हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधनों में रखा जाता है। जबकि जो मनुष्य ने निर्माण करा है जिन वस्तुओं का, वो सब किस में आते हैं? मानवीय में। ठीक इसी प्रकार यहाँ कुछ क्रियाकलाप भी दिया है, ये हम बाद में करेंगे। इसके बाद क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? क्योंकि ये सभी किस में आते हैं? प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, ये हमें पता है। हम इसके पहले भी पिछली कक्षा में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जल क्या है, जल ही जीवन है, और किस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी से जल की समाप्ति हो जाएगी। तो प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। वो 2 वर्ग कौन से हैं? एक तो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन हैं? तो ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले क्या है? नहीं हैं। अक्षय ऐसे संसाधन जो असीमित मात्रा में उपस्थित है, और अगर मानव इस पर कोई सा भी क्रियाकलाप करता है या इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो भी ये समाप्त नहीं होंगे। उदाहरण के लिए वो क्या है? सूर्य का प्रकाश और वायु। फिर आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा कैसी है? सीमित है, और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त भी हो सकते हैं। अब इन संसाधनों के क्या उदाहरण हैं? एक तो है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सब ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको बनने में या महीनों, लाखों, करोड़ों वर्ष लगे, और ये आसानी से, जल्दी से नहीं बनते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जब इसका दोहन होता है, इसका उपयोग होता है, तो ये क्या हो जाते हैं? समाप्त होने लगते हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है कि कुछ पात्र लीजिए, एक बर्तन लीजिए, उसमें पॉपकॉर्न, मूंगफली और भुने हुए चने टॉफ़ियों से भरिए। विद्यार्थियों को क्या करना है? 7 समूहों में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। अब उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि में यही देखने को मिलता है कि जब जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। चीज़ों का उपभोग करने वाले बढ़ जाएंगे। तो प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अब समूह के पात्र से वस्तुओं का उपयोग करें। अब क्या होगा? प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। फिर विद्यार्थियों से कहिए कि वो प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को भी ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो जो वस्तु हमने उन पात्रों में रखी है वो बचेगी नहीं। अंतिम रूप में क्या मिलेगा कि जो तीसरी पीढ़ी के सब उपभोक्ता हैं वो खाने हेतु कुछ उनको प्राप्ति नहीं होगा, और यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया? नहीं बचेगा, क्योंकि वो
उस पीढ़ी तक आते आते वो पदार्थ क्या है, समाप्त हो जाएगा। तो वैसा ही प्राकृतिक संसाधनों का भी है कि वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो जाता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित भी हो, लेकिन जरूरी नहीं चिंतित होना और उस पर कार्य करना दो अलग बातें हैं। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्म से होता है और इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कोयला। कोयला तो आप सभी ने देखा ही होगा, कोयला के बारे में भी सुना होगा और कुछ ने इसका उपयोग भी किया होगा। पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ये चित्र यहाँ पर आपकी पुस्तक में पेज नंबर 57 पर दिया भी है, कोयले का ये चित्र है। खाना पकाने हेतु अनेक ईंधनों के रूप में, मतलब जब भी हम ईंधन में, जब हमारे पास गैस नहीं था तो हम क्या करते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे। आज भी हमारे गाँव में चूल्हे देखने को मिल जाते हैं, कहीं घरों में भी चूल्हे मिलते हैं। तो बहुत से व्यक्ति, बहुत से लोग उस पर ही खाना बनाना पसंद करते हैं और उसी का खाना खाना पसंद करते हैं। तो ईंधन के रूप में हम कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने में किया जाता था और उससे भाप बनाने में इसका उपयोग होता था, इससे रेल चलती थी। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। जब बिजली बनती है तो कोयले का उपयोग इसमें भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी होता है। अब हम पढ़ेंगे कोयला कहाँ से आया, इसकी कहानी क्या है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। कम से कम कितने वर्ष, 300 मिलियन वर्ष। तो जब क्या था, पृथ्वी का जो निचला भाग था वहाँ पर बहुत घने घने वन पाए जाते थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो वन थे वो किसी न किसी, जब भूगर्भीय कोई भी हलचल हुई, चाहे वो बाढ़ हो या मौसम कैसा भी हो, उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो वन थे वो मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी क्या होता गया, बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब जो पेड़ पौधे थे जो दब गए थे, जो वन, वो इतना ताप बढ़ गया और दाब इतना बढ़ गया पृथ्वी के अंदर कि वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जैसे जैसे ये जो मरी हुई वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जब ये धीमा प्रक्रम इसमें चलता है तो ये कोयले में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है, जो जीवाश्म होते हैं, जो सड़ जाते हैं, मर जाती है जो वनस्पति, उन अवशेषों से ये बना होता है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोयले का दूसरा नाम क्या है, जीवाश्म ईंधन। एक कोयले की खान को यहाँ पर चित्र 5.2 में भी दिखाया गया है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खान होती है, खदान होती है, वहाँ से क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है और फिर उसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है। तो वायु में गर्म करने पर कोयला क्या है, जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जब ये जलता है तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। अब जब इसका प्रक्रमण किया जाता है तो कुछ उपयोगी पदार्थ इससे मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। कोक, कोलतार और कोयला गैस के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।